प्रधान देश है और यहाँ पर ऐसा कौन होगा जिसका लहलहाती फसल को देखकर मन जो है वो प्रफुल्लित न होता हो। नमस्ते बच्चों, जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति शर्मा, आपकी विज्ञान अध्यापिका, और आज हम शुरू कर रहे हैं आपके बुक का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बच्चों, हम इस लेसन को पढ़ें उससे पहले आप सभी जानते हैं, अधिकतर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो गांवों से जुड़े हुए हैं, शहर में रहते हैं, तो भी उनके नाना जी, दादाजी, कोई ना कोई रिश्तेदार तो गांव में रहता ही होगा। और निश्चित रूप से आपने लहलहाते फसल जो है, खेत जो है वो जरूर देखे होंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है कि फसल कहते किसे हैं। तो बच्चों, यदि एक ही तरह के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो उसे फसल कहते हैं। परिभाषा के रूप में इसे किस तरह से करेंगे हम? एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। अब बच्चों, वैसे तो फसलें कई प्रकार की होती है, दालें देखते हैं, मिर्च मसाले देखते हैं, अनाज देखते हैं आप लोग, हमारा जो सारे खाद्य पदार्थ हैं वो सभी फसलों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मौसम के हिसाब से कि इन्हें उगाया कौन सी ऋतु में जाए, उस आधार पर फसलों को हम दो भागों में बांटते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु आप जानते हैं बच्चों कब होती है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, जून से सितंबर के महीने में। तो जून से सितंबर तक के महीनों में जो फसलें बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और भी जो आपके आसपास फसलें होती हैं वो सब आप इस खरीफ की फसल में जोड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से आती है रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु का मतलब ठंड में, सर्दी में। तो सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें, यानी अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं वो रबी की फसल कहलाती है। और इसके उदाहरणों में आ जाते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी और वो सब कुछ जो आपके आसपास उगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट हमारा कृषि पद्धति। कृषि पद्धति किसे कहते हैं? तो बच्चों, जो ये खेती की जाती है, जो फसलें आपको नजर आती हैं, ये ऐसे ही सीधे तो नहीं हो गई हैं। तो इन फसलों को हम देख पाते हैं, इन फसलों को हम ले पाते हैं अनाज के रूप में। इसके लिए किसान को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे चरण फॉलो करने पड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। तो कृषि पद्धति के अंतर्गत मुख्यतः हमारे देश में 7 स्टेप्स जो है वो अपनाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है मिट्टी तैयार करना, सेकंड है बुआई करना यानी बीजों को बोना, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, फोर्थ है सिंचाई यानी कि पानी डालना समय समय पर, खरपतवार से सुरक्षा, अवांछित पौधों को उगाना। खरपतवार जानते हैं ना, जैसे आपका बथुआ जो होता है वो गेहूं में खरपतवार है, यानी जिन पौधों को हम नहीं उगा रहे हैं वो अपने आप उग रहे हैं, वो होते हैं खरपतवार। तो खरपतवार से सुरक्षा करना। छठा चरण कटाई करना और 7वां चरण कटी हुई फसल का भंडारण करना, ठीक है बच्चों। इन 7 स्टेप्स को धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी को पलटना तथा पोला बनाना। मिट्टी को पलटते हैं किसी भी औजार की सहायता से और इसके लिए अधिकतर हल का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो मिट्टी को पलटना तथा पोला बनाना, जिससे केंचुए तथा जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं वो वृद्धि कर पौधों के लिए ह्यूमस निर्माण कर सकें। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर अच्छी वृद्धि कर सकें। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की यह जो प्रक्रिया है वो जुताई कहलाती है। समझ गए होंगे बच्चों आप। एक फसल हमने ली है और जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल कड़क हार्ड पड़ी हुई है। अब उसमें हम बीजों को बो तो नहीं सकते, तो उसके लिए हमें विभिन्न औजारों की सहायता से उस मिट्टी को पोला बनाना पड़ेगा। तो पोला बनाने के लिए बच्चों जो स्पेशली प्रयोग में लिए जाते हैं, जो कृषि उपकरण, जो कृषि औजार हमारे यहाँ प्रयोग में लिए जाते हैं, वो लिया जाता है हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ये 3 चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए आप। हल, कुदाली और कल्टीवेटर, ये तीनों चीजें जो है वो इसके लिए जुताई के लिए उपयोग में की जाती हैं। और इसके लिए हम उस मिट्टी को इन तीनों में से किसी की भी सहायता से पोला बनाते हैं। उससे क्या होता है, कई बार अगर ज्यादा ही हार्ड हो तो पानी भी छिड़कना पड़ता है। पानी छिड़क कर फिर कुदाली से या फिर
कल्टीवेटर से या हल से इसको पोला बनाया जाता है, तो वो केंचुए और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उनके द्वारा जो बनाया हुमस है वो ऊपर आ जाता है, पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि जब हम अब अगले नेक्स्ट चरण में बीजों को बोएंगे तो उनकी जड़ें जो है वो गहराई तक वृद्धि कर सकें। पोली हो गई है जमीन, तो अब वो गहराई तक वृद्धि कर सकें और उन्हें पोषक तत्व जो कि ऊपर आ गए हैं वो प्राप्त हो सकें, और वो प्राप्त हो जाएंगे तो हमारी जो फसल है वो बहुत जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से वृद्धि कर सकेगी। बच्चों, आपने इसमें देख लिया होगा कि तीनों चित्र मैंने आपको बताए हैं। हल क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है और कुदाली क्या होता है। कुदाली की सहायता से एक छोटे से क्षेत्र को जुताई की जा सकती है, पर हल और कल्टीवेटर, हल पुराने समय में काम आता था, बैलों, ऊंटों या घोड़ों की सहायता से उसको जोता जाता था। एक लंबी सी शेफ्ट होती थी उसके अंदर, और जो नीचे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे जो ब्लेड होती थी नुकीली सी जिससे वो जोत रहे हैं, उसे फाल कहते थे बच्चों। और एक व्यक्ति जो वो बैलों के कंधे पे रखकर उसको पूरे खेत को जोत देता था। पर बच्चों उसमें समय ज्यादा लगता था और श्रम भी ज्यादा होता था, मेहनत भी ज्यादा लगती थी। तो इस वजह से अब किसका उपयोग किया जाता है, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये ट्रैक्टर में इसको लगाया जाता है पीछे की तरफ, और 4, 5, 6, 7 इसके अंदर खांचे होते हैं, और वो ट्रैक्टर चलता जाता है धीरे धीरे, और वो जो खांचे होते हैं वो मिट्टी को जोतते जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। बुआई। अब बुआई किसे कहते हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन कर बोना बुआई कहलाता है। साफ और स्वस्थ बीज कैसे हुए बच्चों, कई बार जैसे अपन चने बना रही है मम्मा, चने की सब्जी बना रही है, तो या फिर सब्जी भी नहीं बनाई तो एक मुट्ठी चनों को या किसी भी बीज को आप पानी में गलाइए, तो हम देखते हैं कि जो भारी हो जाते हैं, जो पानी सोख लेते हैं, वो तो नीचे भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के टूटे फूटे कहीं से भी गले हुए जो बीज रहते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं और वो फूलते नहीं है, पानी को अवशोषित नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों, ऐसे जो बीज होते हैं वो अस्वस्थ बीज होते हैं, और उनको उगाने से कोई भी पौधा हमारा नहीं उगेगा। तो हमारी जो फसल हुई है, हम ऐसे नहीं कि उन्हीं बीजों का उपयोग अगली बार कर लें, हमें अपनी फसल के लिए हमेशा नए बीज और स्वस्थ बीज जो है वो लाने चाहिए। ठीक है, तो अब आजकल जो बुआई के लिए उपयोग में किया जाता है, परंपरागत तरीका दूसरा था बच्चों, एक कीप के आकार का उपकरण आता था, उसमें बीज डालकर और बोए जाते थे। 3-4 नीचे पाइप होते थे जिनके माध्यम से वो जो बीज है वो मिट्टी में चला जाता था। पर आजकल बीजों को उगाने के लिए, बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, चित्र में आप देख रहे हैं, और इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, और साथ ही बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाए इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है। यदि बीज मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो क्या होगा बच्चों, पक्षी, गिलहरियां जो है वो उनको खा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो है खाद एवं उर्वरक मिलाना। बच्चों, आप सभी ने गाँव में देखा होगा कि किसान लोग जो होते हैं वो अपने जो गोबर होता है पशुओं का, और जो अवशेष, पौधों के जो अवशेष होते हैं, भूसा वगैरह जो होता है, तो उन सबको एक रेवड़ी पर डालते रहते हैं या फिर एक गड्ढा बनाकर उसमें डालते रहते हैं, और कई बार तो उनमें केंचुए भी डाल दिए जाते हैं। तो उनके अपघटन से वो जो जीवाणु अपघटित करेंगे उस गोबर को और उस पौधों के अवशेष को, फल सब्जियों के अवशेषों को, तो उससे क्या होगा कि थोड़े दिनों में खाद बन जाएगी बच्चों। और यदि उसके अंदर केंचुए डाल दिए गए, जिन्हें आप अपनी आम भाषा में गंडोले बोलते हैं, अर्थ फॉर्म बच्चों, वो अगर हम डाल देंगे तो उससे वर्मी कंपोस्ट बनेगा, जो कि सामान्य खाद से और अच्छा उपयोगी माना जाता है बच्चों। ठीक है, तो खाद, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जो उसमें खाद और उर्वरक जो है वो हम मिलाते हैं। तो बच्चों, अब खाद और उर्वरक में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है बच्चों, आपको समझने की दृष्टि से भी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। एग्जाम में बड़े प्रश्न के रूप में अधिकतर आपसे ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। तो बच्चों, जो ये खाद होता है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि जो उर्वरक है वो एक मानव निर्मित लवण है बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये हमें प्राप्त नहीं होता। सेकंड अंदर है, जो खाद है वो खेतों में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में
कारखानों में बनाया जाता है। थर्ड अंतर है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ह्यूमस होता है बच्चों जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो ह्यूमस कहलाती है, और इसके अंदर पोषक पदार्थ जो है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो जो पौधे गहराई में वृद्धि करते हैं तो वो ह्यूमस के द्वारा ही खनिज पदार्थ और उपयोगी पदार्थ जो है वो उनका अवशोषण करते हैं। तो खाद से तो वो ह्यूमस प्राप्त होता है, लेकिन उर्वरक के उपयोग से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से लास्ट जो अंतर है वो है पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, जबकि पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। अलग अलग तरह की उर्वरक आती है बच्चों, जैसे कि यूरिया है तो इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होगा, सुपर फॉस्फेट है तो इसमें फॉस्फेट अधिक मात्रा में होगा, एनपीके है तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही कुछ मात्रा में होंगे। तो इस तरह से बच्चों उर्वरक का उपयोग और खाद का उपयोग जो है वो बराबर मात्रा में किसानों द्वारा किया जाता है। खाद जो है वो किसी भी तरह की हानि पौधों को नहीं पहुंचाता, मिट्टी जो है वो अच्छी उर्वर बनी रहती है। जबकि उर्वरक में एक हानि हमें ये होती है, पौधे तो अच्छे हो जाते हैं ठीक है उस टाइम तो, लेकिन अगर लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में हम उर्वरक का उपयोग करेंगे तो जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है उसमें कमी आती जाती है बच्चों। और कमी आने के साथ साथ ही जो ये इसकी वजह से बारिश होती है और ये वाला पानी जो है वो जल स्रोतों में जाता है, तो उर्वरक की वजह से जल प्रदूषण भी होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए हो सके तो हमें उर्वरक का उपयोग जो है वो बहुत कम करना चाहिए। इसके बदले हम मिट्टी को अधिक पोषक बनाने के लिए और तरीके अपना सकते हैं। क्या तरीके अपना सकते हैं बच्चों? एक तरीका है कि एक बार हमने अनाज वाली फसलें बोली तो उसके बाद अनाज वाली फसलों के बाद में हम दलहनी फसलें जो होती हैं, दाल वाली फसलें जो होती हैं, तेल वाली फसलें जो होती हैं, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गई, मटर हो गई, चने हो गए, ये वाली फसलें हम एकांतर क्रम में बोएं, यानी कि फसलों का एकांतरण हम अपनाएं। तो उससे क्या होगा कि इन फलीदार फसलों से, इन दलहनी तेलीय फसलों से क्या होगा, इनके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है और वो राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट हम अनाज बोएंगे उसमें नाइट्रोजन की जो कमी है वो नहीं होगी, वो मिट्टी से अपने आप उनको प्राप्त हो जाएगा। तो फसल एकांतरित करके हम मिट्टी को उर्वर बना सकते हैं। साथ ही हो सके तो हम थोड़े से समय के लिए, एक फसल हमने बोई है, थोड़े से समय के लिए हम उस खेत को खाली छोड़ दें, उसमें 1-2 महीने के लिए हम कुछ भी न उगाएं। हरी खाद का प्रयोग करें, जैसे चारा बो दिया वहां पर और चारे को काटकर वहीं पर ही जब हम बुआई कर रहे हैं और मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो कल्टीवेटर की सहायता से उस चारे को उसी के अंदर मिला दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं। खाद का प्रयोग बहुत अच्छे से करें हम, बहुत सारे तरीके हम अपना करके उर्वरक का उपयोग जो है वो कम कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा क्षमता को हम बढ़ाए रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था खाद और उर्वरक में अंतर। अब आ जाता है खाद के लाभ। खाद डालने से लाभ क्या क्या होते हैं? उर्वरक डालने से पोषक तत्व मिल रहे हैं पौधों को और हमारी जो फसल है वो अच्छी हो रही है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। लेकिन खाद डालने का तो बच्चों कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? 4 फायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो काफी हो जाती है, उसमें जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है मिट्टी की भुरभुरी और सरंध्र होने से गैस विनिमय सरलता से होता है। बच्चों जड़ों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें भी तो निकालना है, तो जो गैस विनिमय है वो मिट्टी को भुरभुरा और सरंध्र होने से गैस विनिमय उसमें से आसानी से हो जाता है। मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे खनिज पदार्थ जो है वो मिट्टी में बढ़ते जाते हैं, पोषक पदार्थ जो है उनकी मात्रा बढ़ती जाती है और वो पोषक पदार्थ पौधों को प्राप्त होते रहते हैं। और फोर्थ है कि मिट्टी के गठन में सुधार होता है, मिट्टी जो होती है वो लगातार अच्छी होती जाती है। खाद के प्रयोग का कोई नुकसान नहीं है बच्चों, इसलिए हमें हो सके, जहां तक हो सके वहां तक हमें खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपने किसानों को समय समय पर पौधों को पानी देते हुए देखा होगा, और इसके लिए विशेष रूप से जब गर्मी होती है तो नहरें चलाई जाती है ताकि उनके माध्यम से पौधों को पानी दिया जा सके। तो समय समय पर निश्चित अंतराल पर जो पानी देने की प्रक्रिया है बच्चों वो सिंचाई कहलाती है। अब सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर, ये जो है सिंचाई के लिए जल स्रोत हैं। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में आपसे
या 1 नंबर वाले जो लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उनमें से पूछ लिया जाता है आपसे कि सिंचाई के जल स्रोतों के नाम लिखिए। तो भाई जिन जिन से भी हमें जल प्राप्त होता है, किसी के पास में नदियां हो सकती है, किसी के पास में झीलें हो सकती है, किसी के पास में बांध हो सकते हैं, तो जो भी उनके पास में स्थित जल स्रोत है उसी के माध्यम से वो सिंचाई करेंगे। तो ये जल स्रोतों के कुछ नाम है। अब बच्चों आता है नेक्स्ट टॉपिक की सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं। पारंपरिक तरीकों का मतलब है पहले के जमाने में कौन कौन सी विधियों के द्वारा, कौन कौन से स्रोतों उपकरणों के द्वारा जो है वो सिंचाई की जाती थी। तो मुख्य रूप से मोट, जैसे घिरनी भी कहा जाता है, मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट, ये 4 तरह के जो तरीके हैं पारंपरिक तरीके, वो पहले सिंचाई के लिए उपयोग में लिए जाते थे बच्चों। पर इनसे क्या है कि मेहनत और समय जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता था बच्चों। तो अब नए तरीके आ गए हैं और जल का भी काफी अपव्यय होता था इन पारंपरिक तरीकों में। अब जो नए तरीके हम अपनाते हैं वो 2 तरीके हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, जिन्हें सिंचाई की आधुनिक विधियां भी कहा जाता है। छिड़काव तंत्र स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप तंत्र ड्रिप सिस्टम। बूंद बूंद सिंचाई, इस ड्रिप तंत्र को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी बच्चों हम कह सकते हैं। तो ये दोनों ही विधियां इस तरह की है कि इनमें मेहनत और समय जो है वो जरा भी नहीं लगता। मोटर चलाई, बटन दबाया हमने एक लाइट का, जिससे मोटर चल जाती है और मोटर चलने से जो नलकूप है उससे ट्यूबवेल है जो हमारा, उससे पानी आके और मशीन मोटर के द्वारा खींच लिया जाता है और सारे पाइपों में वो पानी चला जाता है। तो इसमें समय भी वेस्ट नहीं होता, मानवों को भी मेहनत भी नहीं लगती, और तीसरा है कि इसमें पानी भी बिल्कुल अपव्यय नहीं होता, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता बच्चों। तो ये जो है वो दोनों आधुनिक विधियां हैं। पहली जो है छिड़काव तंत्र, इस छिड़काव तंत्र के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला जो चित्र है वो आपको बनाना है बच्चों। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं दोनों चित्र। जब भी आपसे सिंचाई की आधुनिक विधियां पूछी जाती है तो दोनों ही आपको ये चित्र बनाने पड़ेंगे। छिड़काव तंत्र का क्या मतलब हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या मतलब हो गया, कि जिस तरह से छिड़काव किया जाता है, आपने फव्वारा चलते हुए देखा होगा बच्चों। तो जब वो फव्वारा, लाइटनिंग वाले फव्वारे जब चलते हैं तो वो गोल घूमते हुए चलते हैं और पानी जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, जहां भी उसकी सीमा रहती है वहां तक फैल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर पाइपों का खेत में जाल बिछा करके वो जो नोजल है, ऊपर घूमने वाले नोजल, वो कुछ कुछ दूरी पर लगाए जाते हैं। तो एक नोजल से काफी सारा एरिया कवर हो जाता है, फिर दूसरे नोजल से उसके आगे का एरिया कवर हो जाता है। तो इस तरह के छिड़काव तंत्र में छिड़काव की तरफ से फव्वारे की तरह से जो है वो पानी पूरी की पूरी फसलों को, सभी पौधों को मिल जाता है। तो असमतल भूमि के लिए ये बहुत उपयुक्त है बच्चों। जैसे जहां पर पहाड़ों की खेती की जाती है, चाय कॉफी की खेती की जाती है, इसी तरह से लोन जो होते हैं, कई लोग पहाड़ों पर, पठारों पर जो लोन बनाते हैं उसके लिए वहां पर, तो कह सकते हैं कि असमतल भूमि के लिए ये बहुत उपयुक्त है। और लॉन कॉफी की खेती तथा कई अन्य फसलों के लिए ये उपयोगी है। ठीक है बच्चों, और नॉर्मल तो इसका प्रयोग किया ही जा सकता है। तो इसमें पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता और समय और श्रम भी काफी कम लगता है, इसीलिए इन्हें आधुनिक विधियां कहा जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप किससे कहते हैं बच्चों, किसी की बोतल चढ़ाते हैं ना, कोई बीमार पड़ जाता है, कमजोरी महसूस हो रही है तो डॉक्टर कहते हैं बोतल चढ़वा लो, तो उसे ड्रिप कहा जाता है, क्योंकि बूंद बूंद करके वो जो बोतल का लिक्विड है वो व्यक्ति के अंदर जाता है। तो इसी तरह से ड्रिप तंत्र को हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहा जा सकता है। और इसमें देखिए यही मोटर लगी हुई है, जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे पाइपों का जाल बिछा हुआ है और यहाँ पर तो लगे हुए थे ऊपर घूमने वाले नोजल, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद होते हैं बच्चों, और उन छेदों के द्वारा एक बूंद करके पानी सीधे ही पौधों की जड़ों में पहुंचता है। तो जब जड़ों में पानी पहुंचता है तो पानी बिल्कुल भी अपव्यय नहीं होता, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता पानी, और कुछ समय में ही सारे पौधों को पानी मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्ट पौधों तक, जड़ों में ही पानी पहुंचाया जा रहा है। तो फलदार पौधों के जो बगीचे होते हैं बच्चों, केली के, अमरूद के, सेब के, बहुत सारे एरिया में ये जो पौधे हैं वो लगे रहते हैं, पेड़ लगे होते हैं। तो पूरा जाल बिछा करके और हर पेड़ तक ये वहां पर छेद कर दिया जाता है और हर पेड़ तक बूंद बूंद करके पानी जो है वो वहां पर पहुंच जाता है। तो फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, और जल का बिल्कुल भी अपव्यय न होने के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ये वरदान है।
जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर बिल्कुल एक बूंद भी इस विधि के द्वारा व्यर्थ नहीं जाता। तो ये दोनों जो है वो बच्चों सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं जो कि आपसे बड़े प्रश्न के रूप में, निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछ ली जाती हैं और महत्वपूर्ण भी है। आप अपने बच्चों विज्ञान पढ़ने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हमें नंबर लेकर आने हैं। विज्ञान पढ़ने का एक और फायदा ये है कि हम अपने घरों में हमारे रिश्तेदार जो हैं या हमारे जान पहचान वाले जो हैं वो अगर किसी चीज को कर रहे हो तो हम उन्हें अपनी जो जानकारी है, विज्ञान संबंधी जो जानकारी है वो हम उन्हें दे सकें। तो कोई अगर इस तरह से खेत बना रहा हो, कृत्रिम रूप से फलों का खेत हो, तो हम उन्हें ये दे सकते हैं कि भाई सलाह दे सकते हैं आप कि आप इस तरह से सिंचाई करेंगे तो पानी का अपव्यय भी नहीं होगा और समय और श्रम दोनों की ही बचत होगी। यानी हमारे जीवन के रूप में भी हमें विज्ञान अपनाना है, सिर्फ हमें नंबर लाने के लिए ही नहीं पढ़ना है बच्चों। ये बात आप जीवन में याद रखिए, ठीक है। अब है बच्चों खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या होती है, तो पौधों के साथ में, हमारी फसल के साथ में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं, जो घास वगैरह उग जाती है, उसे ही हम खरपतवार कहते हैं। और इस खरपतवार को हटाने के लिए या तो हाथ द्वारा उनको, दराती के द्वारा उनको उखाड़ दिया जाता है जड़ सहित, या फिर एक रसायन आता है 2,4-D, ये खरपतवार नाशी होता है और इसका प्रयोग करके इसका पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देते हैं। तो वो जो खरपतवार नाशी है वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन हमारी जो फसल है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बच्चों आप ये सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई खरपतवार को हटाना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों खरपतवार को हटाना आवश्यक इसलिए है कि हम उसमें जो पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, जो भी चीजें हम उसके प्रकाश उसको मिल रहा है, तो वो सारी चीजें हमारे पौधों से बट जाती हैं, जबकि वो पौधे हमारे किसी काम के भी नहीं है, तो वो उसे बटा लेते हैं, कमी कर देते हैं इन सारी चीजों की। इस वजह से हमें खरपतवार को हटाना जो होता है वो आवश्यक होता है बच्चों, ठीक है। तो 2,4-D का खरपतवार नाशी का आप नाम जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चरण आ जाता है वो है कटाई। तो फसल पकने के बाद उसको काटना कटाई कहलाता है। और इस कटाई पर बच्चों बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे जो त्योहार हैं वो इस कटाई से संबंधित होते हैं बच्चों, ठीक है। तो दराती की सहायता से या हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग कर फसल काटी जाती है। दराती से तो बच्चों धीरे धीरे ही कटेगी, समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा, लेकिन जो छोटे खेत वाले होते हैं वो दराती की सहायता से और फसल को अपने काट लेते हैं। और जबकि जो बड़े क्षेत्र वाले लोग हैं, बड़े खेत जिनके पास है, वो हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग कर फसल को काटते हैं, जिससे समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। नेक्स्ट आता है कि बीजों या दानों से भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। अब हमारी फसल तो कट रही है, लेकिन उसमें कुछ तिनके, कुछ जो सूखे हुए पत्ते हैं और वो जो कवर है दानों के ऊपर वाला वो बचा हुआ है। अब उसको कैसे हटाया जाए, तो जो उसके हटाने की जो प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग कहलाती है। और यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो कि वास्तव में हार्वेस्टर व थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो बच्चों जो मशीन आती है, कॉम्बाइन मशीन जो आती है, उससे फसल कट भी जाती है और साथ में ही उससे फसल में थ्रेशिंग का कार्य भी हो जाता है। तो कॉम्बाइन मशीन के द्वारा कटाई और थ्रेशिंग दोनों के ही कार्य हो जाते हैं। छोटे खेत वाले जो होते हैं उनके पास, जिनके पास कम मात्रा में अनाज हुआ है, वो ऐसे फटक करके दानों को थोड़ा सा कूट करके फटक करके उनको अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं और इसकी से ही वो दानों को भूसों से अलग करते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है, ये कटाई हो गई हमारी। और अब जो लास्ट चरण आ जाता है वो है भंडारण। बच्चों अब हमने भूसे से भी अलग कर लिया, अब हमें उस फसल को सुरक्षित रखना है, उस अनाज को अभी हमें बेचना नहीं है, उसे सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहले तो हम उसको पूरे अच्छे तरह से सुखाते हैं ताकि उसमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी न रहे। नमी की मात्रा रहेगी तो वो अंकुरित हो जाएगी, उसमें बहुत सारे तरह के संक्रमण, जीवाणुओं, वायरस द्वारा संक्रमण लग जाएंगे। तो इस वजह से सबसे पहले तो हम उसको धूप में काफी दिनों तक पड़े रहने देते हैं ताकि उसका जो सारा नमी है, सारा पानी है वो उड़ जाए। अब उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। अब बोरों में भर के, और अभी हम उनको बेचना नहीं चाहते तो बोरों में भर के, और एक हमारे घर का बड़ा सारा जो रूम है, बड़ा सारा कमरा है, उसे हम भंडार गृह के रूप में प्रयोग करते हैं। नीम की पत्तियां बिछा देते हैं, नमी ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस कमरे को हम भंडार गृह के रूप में उपयोग में ले रहे हैं उसमें नमी ना आती हो, सीधा प्रकाश ना आता हो, किसी भी तरह का, किसी भी कीड़े का संक्रमण न हो, बैक्टीरिया, कीटों का किसी भी तरह का कोई संक्रमण न हो, उसके अंदर चूहे न आते हो वहां पे। इस तरह का पूरा हम देख करके फिर ही उस रूम को हम भंडार गृह के रूप में चुनेंगे।
नीम की पत्तियों के साथ या कोई सा भी पीड़कनाशी का, हल्के से पीड़कनाशी का छिड़काव करके और बोरों में भरकर हम उसको गेहूं को या कोई भी जो फसल है वहां पर रख सकते हैं और समय आने पर जब हम बेचना चाहें तब हम उसे बेच सकते हैं। तो काटने के बाद बीजों को बेचने के लिए सुरक्षित रखा जाता है और यह कार्य भंडारण कहलाता है। बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए भंडार गृह, जो कि अभी मैंने आपको बताया, या फिर साइलो का उपयोग किया जाता है। साइलो क्या है बच्चे, जैसे हमारे घर में वो कोठियां होती हैं जिनमें 1.5-2 बोरी गेहूं आ जाता है, ड्रम भी उन्हें कहते हैं, जिनमें 1.5-2 बोरी गेहूं आ जाता है। लेकिन अब 1.5-2 बोरी गेहूं वाले छोटे ड्रम का उपयोग करेंगे तो इतने सारे गेहूं हमें रखने, इतनी सारी फसल हमें रखनी है, तो कितने ड्रम लेकर आएंगे हम। इसलिए आजकल बहुत बड़े बड़े से ड्रम जिनमें 50-50, 100-100 बोरियां जो है वो एक साथ आ जाती हैं। तो ऐसे वाले जो बड़े ड्रम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, साइलो कहा जाता है। और इसमें हमारा जो अनाज रहता है, हमारी जो फसल रहती है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहती है। ये हो जाता है भंडारण। तो जो इसके साथ ही जो हमारे 7 स्टेप्स थे, कृषि स्टेप्स, कृषि पद्धति के जो स्टेप्स थे वो पूरे होते हैं। अब आता है, ये तो हमने क्या पढ़ा कि पौधों से भोजन या पौधों से फसलें जो होती हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। अब हमें कुछ भोजन जो होता है वो जंतुओं से भी प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है हमें जंतुओं से, तो हमें प्राप्त होता है दूध, अंडे, मांस और शहद। ये जो सारी चीजें वो हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं और इन चारों के द्वारा ही और बहुत सारे कई प्रकार के भोज्य पदार्थ जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं, सभी किसान अपने घरों में गाय भैंसे पालते हैं। तो अपने फायदे के लिए पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सारे हमारे टॉपिक थे इस लेसन के वो कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारा पाठ पूरा होता है बच्चों। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य आप जानते हैं कि हर गांव के बच्चे तक, दूर दराज में बैठे हुए हर बच्चे तक, हर राजकीय विद्यालय हिंदी माध्यम वाले बच्चों तक मेरी ये कोशिश है कि ये जो लेसन मैं बिल्कुल कक्षीय वातावरण के रूप में और बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हूँ वो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए और हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ताकि आप लोग विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और उसे न केवल अंक लाने में उसका प्रयोग कर सके बच्चों, बल्कि अपने जीवन में भी, जीवन की बातों में भी विज्ञान को अपना सके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपना बना सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।